दोस्तों, आप लोगों ने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी कि देर आए दुरुस्त आए। यानी कि भले ही देर हो जाए पर लेकिन जिस मंजिल पर आप लोग पहुंचो वो मंजिल पर आप लोग इस तरीके से जाओ कि आप लोग वहां पर जाकर अपने आप को स्टेबल कर सको ढंग से। कई सारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि जो घर में पहले स्टार्टिंग में बचपन की मम्मी पापा से पूछकर सारा काम करते हैं स्टार्टिंग से, और फिर जब उनकी 12th वगैरह हो जाती है, ग्रेजुएशन हो जाती है, फिर भी उसी पैटर्न में रहते हैं। 12th तक पूरा बिल्कुल मम्मी पापा के हिसाब से चलना चाहिए, पर लेकिन 12th के बाद में फिर बच्चों को अपना भी डिसीजन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जिस दुनिया में वो जाने वाले हैं वो बड़ी हरामी टाइप की दुनिया है यार। वहां पर अगर एक सीधा साधा बच्चा कोई चला जाएगा ना, इतना बेवकूफ उसका बनाया जाएगा कि वो खुद जिंदगी से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सीधा सीधा तरीका क्या है कि यहाँ पर 12th तक तो बिल्कुल मम्मी पापा के हिसाब से चलिए, और जब जैसे ही ग्रेजुएशन में आ जाते हैं अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट कर दिए। ये नहीं कि शर्ट पहनी है तो मम्मी कौन सी शर्ट पहनूं, पैंट पहनी है तो मम्मी पापा कौन सी पैंट पहने, ऐसा नहीं करना है। अपने खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट कर दीजिए कि आप लोगों को अच्छा लगता है उस चीज को देखिए, और ये चीज करना जैसे जैसे आप लोग स्टार्ट करेंगे तो लाइफ में आप लोग देखेंगे आराम आराम से दूसरे डिसीजन भी आप लोग लेना स्टार्ट कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई मंजिल तो उनको मिल जाती है पर लेकिन कभी वो फेल नहीं हुए होते हैं, पर लेकिन जिंदगी में अगर कोई फेलियर उसके बाद में उनको मिल जाए तो ऐसा लगता है कि जिंदगी बर्बाद हो गई। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि इस तरीके के लोग जो हैं वो अक्सर सुसाइड भी कर लेते हैं कि जब उनको जिंदगी का पहला फेलियर जो होता है वो काफी ऊपर जाकर मिलता है। तो इस तरीके के लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पर लेकिन एक कैसा इंसान है जैसे मैं और आप जिंदगी में ठोकरे खा खाकर चलते हुए आगे बढ़े, तो हम जैसे लोग क्या है जिंदगी में गिर भी गए तो फिर से उठ के चलेंगे, फिर गिर गए तो फिर से उठ के चलेंगे। यानी कि हम ना जो बेसिकली जो फेलियर आ रहे हैं उसके सामने हम लोग बेशरम हो चुके हैं। हमको पता है कि जिंदगी का पार्ट है, हम लोगों ने इनको जिंदगी का पार्ट बना लिया है, तो हम लोग फिर उठकर चलते हैं। तो इस तरीके के इंसान ना हमेशा एक सही पोजीशन पर पहुंच जाते हैं सही टाइम पर। वो कभी भी अपनी जिंदगी में ज्यादातर फ्रस्ट्रेट नहीं होते, और फ्रस्ट्रेट जब होने का नंबर आता है तो कोई ना कोई सोल्यूशन वो निकाल लेते हैं कि हाँ इससे ऐसे बचना होगा, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे फेलियर देखे और जिनको आप लोग फेलियर बोलते हैं ना वो एक नया लेसन सिखा के जाते हैं। अगर जिंदगी में आप लोग इन फेलियर को लिखकर और इनको आगे बढ़ेंगे, इनको वो नहीं कहते ओवरकम कर, तो एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि आप लोग एक ऐसी किताब बन जाएगी जिससे दूसरे लोग भी सीखकर अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो काफी प्यारा और काफी शानदार ही आज का डिस्कशन रहने वाला है, टकटकी लगाकर देखिएगा। पर आगे बढ़ने से एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं, जो भी आप लोगों की मैंने जो क्लास ली थी लास्ट जो मंथ था, यानी कि जो भी आप लोगों का मई गया है अभी, तो उसमें जो भी हिंदू और पीआईबी वाली जो भी वीडियो मैंने आप लोगों की बनाई है उनकी सबकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है। यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले इंपोर्टेंट और प्यारे प्यारे से क्वेश्चन देखते हैं, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और फिर वीडियो के अंदर हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ नया आप लोगों को जानने को मिलेगा, और बिना ऑप्शन के एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख लिया। एग्जाम में तो 4 ऑप्शन रहेंगे यार, हलवा लगेगा आप लोग का एग्जाम। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन चलिए कि एग्जामिनर से एक कदम आगे रहिए। आइए एक एक कर क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पर 1 जून को ये डे देखने को मिलता है। तो आप लोगों को थीम बतानी है, इसकी थीम क्या है। वर्ल्ड मिल्क डे, ये भी 1 जून को सेलिब्रेट किया था, इसकी भी थीम आप लोगों को कंप्लीट करनी है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा अभी यहाँ पर माफी मांगी गई है। एक कंट्री में मैसेकर देखने को मिला, और मैसेकर मतलब बहुत सारे लोगों की जान चली गई, लगभग 8 लाख के करीब लोगों की जान चली गई। और ये सारे जो थे यहाँ पर, ये थे यहाँ पर तुसिस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर जो तुत्सिस जो बेसिकली यहाँ पर ये कम्युनिटी थी, इसके लोगों की यहाँ पर जान गई। तो ये फिलहाल अभी न्यूज में है। तो इस कंट्री का नाम आप लोग को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर कम्युनिटी बेस एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया दिव्यांगन के लिए, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर जो बेसिकली इसमें हेल्प करने के लिए एक पर्टिकुलर जो सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया गया, ये आप लोगों को वर्ड बताना है यहाँ पर क्या होगा। इसको बोला गया फ्रेंड्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कोई डिसेबल है, किसकी बॉडी में कोई पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर ये पर्सन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये पर्सन का नाम क्या दिया गया इसके अंदर, जो कि हेल्प करने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी एक कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं, और ये जो कंट्री है ये कंट्री काफी लंबे समय से आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें एक डिक्टेटर जो है वो यहाँ पर सर्व कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बताना भी इसका नाम क्या है। यहाँ पर ये प्रेसिडेंट इनका नाम क्या है। 1994 से यहाँ पर ये पावर में आया था, 2021 में हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान जो है इस कंट्री में 27 ईयर से रूल कर रहा है, यानी कि 26 तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो 27 साल लगभग बोले मोटे मोटे तौर पर तो 3 दशक पूरे हो जाएंगे इस इंसान को, ये अकेला ही प्रेसिडेंट है। तो सोचिए क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट है, उसके बारे में जानेंगे क्या कंडीशन है, सब समझेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रोपर पंजाब के अंदर में है, और एक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, इसका नाम आप लोगों को बताना है। दोनों के द्वारा मिलकर एक ऐसा यूनिक इक्विपमेंट बनाया गया है।
अगर आप लोग इसको यूज करेंगे और किसी के साथ में आप लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऑनलाइन आप लोग किसी के साथ में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कोई भी आप लोगों की सुनेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ कोई आप लोगों की बातें सुन रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट आप लोग बोल सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा रिसेंटली अभी पैसे देने की बात की गई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ में मिड डे मील जो स्कीम है। देखिए बच्चे स्कूल में तो जा नहीं रहे, अब बच्चे घर पर हैं तो खाना तो बच्चे को खाना ही चाहिए बेसिकली, जिसलिए मील जो ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। तो अब बच्चों के अकाउंट में या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि पेरेंट्स के अकाउंट में, यानी कहने का मतलब है कि असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, ताकि बच्चों को फायदा इसका मिल सके। मिड डे मील स्कीम जो है यहाँ पर आप लोगों को बताना है ये कैसी स्कीम है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है? आंसर वैसे मैंने यहीं पर दे दिया आप लोगों को, ठीक है। सेंटर हटाए, स्पॉन्सर छोड़ दिया। याद रखना ये 1995 में ये स्कीम आई थी और ये एजुकेशन जो मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कई सारी और भी डिटेल में बातें जानेंगे ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, बहुत कुछ जानेंगे तो टकटकी लगाकर लेक्चर देखना है ताकि वीडियो के एंड में जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए उनका आंसर आप लोग अच्छे से दे सकें। आगे बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर दो, एक एक कर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करें तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी कि माता पिता यार लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम लोग जिंदगी में जो भी हैं आज की डेट में आप लोग बोल सकते हैं उन्हीं की वजह से हैं, उन्हीं की वजह से हमारा अस्तित्व है, उन्हीं की वजह से हम लोग इस दुनिया में आए। तो एक तरीके से माता पिता का जो स्थान है वो ये माना जाता है कि इस दुनिया में सबसे ऊपर है। रीजन क्या है? रीजन ये माना जाता है कि गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, पर माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं, तो इसलिए गुरु से भी ऊपर माता पिता का स्थान आ जाता है। तो सबसे ऊपर हो गए माता पिता, फिर आगे गुरु और फिर आता है भगवान। यानी कि ये माना जाता है कि इन दो पर्सन से ऊपर यहाँ पर भगवान जो है, भगवान का नंबर तीसरे नंबर पर है इन दो पर्सन के नीचे। तो आप लोग यहां से एक रेस्पेक्ट समझ सकते हैं कि सोसाइटी में क्या रेस्पेक्ट यहां पर इन दो पर्सन को दी जाती है। तो पेरेंट्स सबसे ऊपर है, तो पेरेंट्स को तो ये माना जाता है, अगर पेरेंट्स को आप लोग देखकर चलिए तो आप लोगों को अल्लाह, भगवान, गॉड जो भी आप लोग बोलिए उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग के पेरेंट्स ही वही है। क्योंकि एक तरीके से बोला भी जाए तो सीधा सीधा समझने वाली बात भी है, उन्हीं की वजह से आप लोग इस दुनिया में आए, तो बनाया हुआ तो उन्हीं के द्वारा है ना आपको। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ भगवान ने बनाया, तो आप लोग ये भगवान कौन हो गए? तो हमारे भगवान पेरेंट्स हो गए। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। 1 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो भी पेरेंट्स हैं वो क्या जद्दोजहद करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अगर छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे, कई सारे पेरेंट्स हैं कि रातों को जगते हैं उस टाइम पर, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तक पेरेंट्स उनको अपनी छत्र छाया में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी? ये एक ऐसा प्यार है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जिंदगी में कोई भी आप लोगों को दूसरा पर्सन मिलेगा ना पेरेंट्स की जगह, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन लगा के वो बैठेगा, पर लेकिन ये वाला जो प्यार है इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो नहीं कहते सबसे प्योर लव अगर कोई है तो पेरेंट्स का लव देखने को मिलता है। तो ये बातें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर इस रिलेशनशिप को इसी तरीके से पवित्र बनाए रखने के लिए तो अप्रिशिएट किया जाता है ऑल द पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये कंट्री की बात नहीं कहिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी पेरेंट्स हैं जिनके द्वारा अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो वो पेरेंट्स जो है वो हमेशा अप्रिशिएट करने लायक हैं। पर लेकिन कुछ ऐसे भी पेरेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि बहुत कम मात्रा में नजर आएंगे। अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो वो उनको रोकते नहीं है, उनको अप्रिशिएट करते हैं, चलो कोई नहीं चल रहा है आगे जाके सुधर जाएगा। पर लेकिन ऐसे बच्चे जो हैं आगे चलकर वो खूंखार कैटेगरी के इंसान बन जाते हैं। तो कम से कम ये चीजें भी थोड़ी अंडरस्टैंड करने वाली है कि बच्चा अगर बचपन में ही कोई गलत हरकतें कर रहा है, उसी टाइम पर अगर उसकी पिटाई कर दी जाए, उसी टाइम पर अगर उसको रोक दिया जाए, तो फिर आगे चलकर वो कभी भी गलत हरकतें नहीं करेगा। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि यहाँ पर पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी परवरिश अपने बच्चों को दो, ठीक है। तो ये एक पूरा आर्टिकल हो गया एक तरीके से, यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में जब व्हाइट रिवॉल्यूशन आया तब हमारी कंट्री दूध में आत्मनिर्भर बनी। उससे पहले हमारी कंट्री में दूध जो था वो आत्मनिर्भर भारत का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अप टू द मार्क नहीं था। ये जब भी मुझे मिल्क के बारे में कोई बात याद आती है तो मुझे मिल्खा सिंह मूवी याद आ जाती है। स्टार्टिंग का डायलॉग देखा है उसका, जब यहाँ पर बोलता है कि दूध मिलेगा दूध। तो वही बात है। तो उसमें से मुझे जो पहले वाला भाग के चलता है, वो जो पतला सा रहता है, वो बिल्कुल स्पीड से जाता है और फिर खड़ा हुआ वो लेट जाता है ग्राउंड में और फिर है लंबी लंबी सांसें लेता है। वो वाली चीज देखी होगी आप लोगों ने, तो वो वाला सीन मुझे याद आ जाता है। फिर मिल्खा सिंह बोलता है भागो दूध मिलेगा दूध, ठीक है। तो देखिए दूध की काफी इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में। अगर आप लोग देखिए स्टार्टिंग में तो बच्चा जब 6 महीने का होता है तो माँ का गाढ़ा पीला दूध उसको बोला जाता है, एक कंप्लीट आहार उसको बोला जाता है। और फिर आगे चलकर गाय भैंस इन सब का दूध हम लोगों को देखने को मिलता है। तो एक काफी अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स भी माना जाता है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ से आप लोग बात करें, कैल्शियम के पॉइंट ऑफ से बात करें, दही वगैरह, तो ये डेयरी के प्रोडक्ट जो होते हैं डेली आप लोग की डाइट का पार्ट ये होने चाहिए। दूध और दही जो है ये डेली डाइट का पार्ट होने चाहिए। हमारी कंट्री में व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया गया था वर्गीस कुरियन साहब के द्वारा,
तब जाकर हमारी कंट्री में जो दूध की नदियां बही, आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट बने, वरना हम लोग अप टू द मार्क नहीं थे। 1 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर डेयरी सेक्टर की वो समझाई जा सके। सस्टेनेबिलिटी की बात करें या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, लाइवलीहुड की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, क्या क्या बात की जा रही है। सस्टेनेबिलिटी का तो मतलब ये होता है कि हम लोग खुद तो एंजॉय कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग रखें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब कि कैसे इकोनॉमिक की एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज की डेट में बहुत सारी डेयरी चलाई जा रही है, कई सारी वुमेन भी इसके साथ में लगी हुई है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उनका लाइवलीहुड उनसे मिल रहा है। और न्यूट्रिशन का तो सोर्स है, दूध अगर प्रॉपर वे में इंसान को मिल जाता है तो ठीक है। इसी के साथ में थीम की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर along with empowering the environment, ठीक है। तो इन्वायरमेंट भी ऐसा ही होना चाहिए, न्यूट्रिशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यही सारी बातें यहां पर बोली जा रही है कि देखिए सारी चीजें साथ में चलती है। आप लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोग अगर आज के दिन में देखें, जैसे कि आप लोगों को बोला जाए कि आप लोग एक घर में रहते हैं, ठीक है, तो घर में आप लोग के साथ में अलग अलग रिलेशन के आदमी देखने को मिलेंगे। एक भाई है, एक बहन है, एक मम्मी है, पापा है, बाबा है, दादा है, ताई है, ताऊ है, उनके बच्चे हैं, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग नेचर के नजर आएंगे। तो एक इंसान का एक ज्वाइंट फैमिली में एक कंप्लीट विकास होता है। इसी तरीके से अगर जिस तरीके से डेयरी सेक्टर है वो वहां पर ऐसा नहीं है कि बस आप लोगों को दूध दे रहा है, ठीक है, वो यहां पर अगर देखा जाए तो लोगों को जॉब भी दे रहा है। देखा जाए अगर एक तरीके से देखा जाए इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए कुछ गलत हरकतें नहीं हम लोगों को करनी पड़ रही है, ठीक है, यानी कि जानवर को मारना पड़ रहा है, वो सब चीजें तो नेचुरली आप लोगों को ये चीजें मिल जाती है, ठीक है। इसी के साथ में अच्छा खासा न्यूट्रिशन का सोर्स है, हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो ये वो चीजें हैं, अगर आप लोग यहाँ पर आज के डेट में कुछ लिखे इनके बारे में तो आप लोग लिख सकें, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। आगे चलते हैं, सोर्स कुछ देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो एक एक कर यहाँ पर नजर डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोगों के सामने न्यूज है, ये बात कर रहे हैं रवांडा के बारे में। रवांडा एक कंट्री है जो कि अफ्रीका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये है रवांडा, ठीक है। अगर आप लोग अपनी कंट्री के कंपेयर में आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो यहां पर भी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें। यहां पर अगर आप लोग देखेगा तो यहां से अपनी कंट्री होगी, ठीक है। तो एक मिनट में दूसरे मैप में आप लोगों को दिखाता हूं तब अच्छे से आप लोग देख पाएंगे। ये वाला मैप देखिए, ये है अमरागोला। यहां पर आप लोग देखिए, ये आगे हम लोग यहां से चले, ये अपनी कंट्री है, यहां से आगे हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। जब इसको जूम करेंगे हम लोग तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा, अब इसको अच्छे से कितना भी जूम कर आप लोग देखते हैं, यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखिए, ये हो गया रवांडा, ठीक है, रवांडा हो गया यहां पर, और यहां पर हो गया ब्रूंदी, ठीक है। इधर अगर आप लोग आएंगे तो ये हो गया युगांडा, इधर देखेंगे तो आप लोग ये हो गया तंजानिया, ये हो गया कीनिया। लेक विक्टोरिया जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये लेक है। इस लेक से एक रिवर निकल के चलती है जिसको नाइल रिवर का नाम आप लोग देते हैं। ये काफी एक बड़ी रिवर है और जो आगे चलकर कहां गिरती है, ये मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरती है। मैप एक इतनी शानदार चीज है, अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया ना मैप में, तो आप लोगों को खेल लगने लगेगा मैप और आप लोग इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो तुरंत जाकर आप लोग मैप में देखिए, आप लोग के सारे डाउट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। यानी कि मैप को अपना दोस्त बना लो, कहने का मतलब ये है। रवांडा के अंदर एक जिनोसाइड, क्या मैसेकर बोला जा रहा है, मैसेकर मतलब काफी लार्ज स्केल पर लोगों की जान जाना। तो ये 1994 में ये मैसेकर देखने को मिला। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो फ्रांस था वो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता था यहाँ पर इस मैसेकर को रोकने के लिए, पर लेकिन फ्रांस ने कुछ भी यहाँ पर एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं दिखाया। तो वो जो एक्टिविटी देखने को मिली 1994 में, यानी कि 1994 में रवांडा के अंदर जब सिविल वॉर चल रही थी, तो उस टाइम पर यहाँ पर जो तुत्सी कम्युनिटी, यहाँ पर तुत्सिस कम्युनिटी है जो यहाँ पर काफी सारे लोग जो है इसके मारे गए, काफी सारे, क्या यार 8 लाख लोग मारे गए। समझ रहे हैं कितना ह्यूज जनसंख्या मारी गई। मोटे मोटे तौर पर बोलो तो आज के डेट में अपनी एसएलवी जो आर्मी है ये 8 लाख से थोड़ी ज्यादा है। तो लगभग इतने सारे लोग जो आज के डेट में एसएलवी चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो समझिए इतने सारे लोगों की जान चली गई यहाँ पर 1994 के करीब में, जब यहाँ पर ये काफी बड़ा नरसंहार देखने को मिला। तो रवांडा एक लैंडलॉक कंट्री है यहाँ पर। उस टाइम पर फ्रांस जो था यहाँ पर उसका काफी अच्छा दोस्त था जो यहाँ पर उस टाइम पर रूलिंग पार्टी में था। अगर चाहे तो फ्रांस यहाँ पर उस चीज को रोक सकता था, पर लेकिन फ्रांस ने कुछ भी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं दिखाया। तो अभी यहाँ पर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा इस चीज के लिए माफी मांगी गई है कि हाँ उस टाइम पर एक तरीके से नहीं कि हम कुछ करते तो कुछ कर सकते थे, पर लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। तो ये 8 लाख के करीब लोगों की जान चली गई। रवांडा कैसी कंट्री है? एक लैंडलॉक कंट्री है। तो आप लोगों से डायरेक्ट फिजिक एक तरीके से ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को फिजिकल मैप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा एक लैंडलॉक कंट्री है। जो ग्रेट रिफ्ट वैली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अफ्रीका जो ग्रेट लेक है इसके बारे में अगर बात करिए, यहाँ पर देखिए लेक तंजानिका, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस पे देखने को मिलेगी। इधर लेक विक्टोरिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये पड़ोसी एक एरिया है। जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैप देखना है तो इसका मतलब आसपास के रीजन जरूर देखा कीजिए, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर ये एक तरीके से बात करें यहाँ पर बेसिकली इसके आसपास में जो कंट्री है अगर उसके बारे में आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है, तो इक्वाडोर यहाँ पर रवांडा हो गया, इसी के साथ में युगांडा हो गया, तंजानिया हो गया, ब्रूंदी हो गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो हो गया। तो ये वो कंट्री है जो इसके आसपास में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग इसकी लोकेशन देखेंगे तो जैसे इक्वेटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इक्वेटर के साउथ में आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर देखते हैं कि फ्यू डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेटर है उसके साथ में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर ये लैंड ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ हिल, यानी कई सारी हजारों पहाड़ियां आप लोगों को देखने को मिलेगी इस पर। तो ये पर्टिकुलर इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अगर क्वेश्चन बने तो एक मोटा मोटा सा आइडिया कम से कम होना चाहिए, ये ना लगे कि यार कुछ पता नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। कोविड-19 ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, पर इसी के साथ में कुछ ऐसी कम्युनिटी है जिनके लिए और ज्यादा दिक्कत हो गई, जिससे तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में जो दिव्यांगन है, ठीक है, तो दिव्यांगन कम्युनिटी या फिर डिसेबल जो कम्युनिटी है उनको किस तरीके से लेकर चलना है ये भी काफी जरूरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो सोशल जस्टिस है इसके द्वारा यहाँ पर अभी 6 मंथ का ये कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ताकि जो दिव्यांगन है उनको रिहेबिलिट किया जा सके, यानी कि उनको एक सही डायरेक्शन दी जा सके। अगर बात करें इस प्रोग्राम का एम क्या है, एम तो ये है कि ग्रास रूट लेवल पर रिहेबिलिट करना है जो वर्कर कम्युनिटी है इस तरीके से, ताकि उनको दिक्कतें देखने को मिले। यहाँ पर बेसिकली जैसे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो हैंडल करेंगे यहाँ पर एक तरीके से जो भी यहाँ पर डिसेबिलिटी सेक्शन है उसमें हेल्प करेंगे कई तरीके से यहाँ पर मिलकर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नॉलेज बेस, स्किल बेस यहाँ पर जो वर्कर हैं, ठीक है, तो उनको एक यहाँ पर जो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए नजर आएंगे। और ये जो वर्कर है यहाँ पर ये इनको दिव्यांग मित्रा बोला गया है, यानी कि जो दिव्यांगन है उनके मित्र बनकर ये काम करेंगे। अगर कोई दिक्कत देखने को मिले यहाँ पर तो उनकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यानी कि याद रखिएगा दिव्यांग मित्रा वो लोग होंगे जो दिव्यांग कम्युनिटी की हेल्प करेंगे यहाँ पर। और ये प्रोग्राम हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ताकि जो कम्युनिटी है यहाँ पर एक तरीके से वो इंक्लूसिव कम्युनिटी को हम लोग साथ में लेकर चल सके, इंक्लूड कर सके सोसाइटी में, वो वाला फंडा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री का नाम कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, स्कीम वगैरह आप लोगों से पूछी जाती है, तो आप लोगों से तुरंत यहाँ पर मिनिस्ट्री का भी स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि बताइए कौन सी मिनिस्ट्री का यहाँ पर ये प्रोग्राम है। अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो तुरंत आप लोग आंसर इसका दे पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर आप लोगों को माइंड में चीजें रखनी है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर आज के टाइम पर। तो आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन आप लोग लेक्चर सुनते हैं, कई बार ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चलती है, ठीक है। तो कई तरीके के ऑनलाइन मीडियम है आज के में जिसमें आप लोग लाइव मिलकर बातें करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रोपर, यानी कि यहाँ पर जो पंजाब के अंदर आईटी है, उसी के साथ में यहाँ पर मोनाश यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इनके द्वारा मिलकर एक यूनिक डिटेक्टर स्टार्ट किया गया, एक बनाया गया जिसको फेक बस्टर बोला गया। फेक बस्टर क्या है यहाँ पर ये, मान लीजिए आप लोग कोई लाइव सेशन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, तो क्या कोई तीसरा पर्सन आप लोग की बातें सुन रहे हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस का पार्ट नहीं है? अगर हाँ तो ये जो डिवाइस है ये तुरंत आप लोगों को बता देगी कि हाँ कोई और छुपा हुआ बैठा है, कोई आपकी बातें सुन रहा है, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा जिससे पड़ोस में आंटी नहीं होती है, वो कान लगाकर कई बार आप लोगों की बातें सुनती नजर आती है, तो कोई पड़ोस में आंटी यहाँ पर आपकी लोग कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुन रही है। तो फेक बस्टर यहाँ पर ये डीप फेक कोई ऐसा डिटेक्शन अगर कोई देखने को मिलेगा तो उसको डिटेक्ट करेगा। और ये जो टूल है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टाइम पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आप लोग की बातें नहीं सुन रहा है तो इसके चलते काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑफिशियल मीटिंग कई बार काफी इंपॉर्टेंट होती है और इस तरीके से काफी सीक्रेट भी होती है, तो किस तरीके से उसको सीक्रेट आगे लेकर हम लोग को चलना है, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसी हरकतें नहीं देखने को मिले, कोई मैनिपुलेटिव इंसान ना बैठा हो हरकतें करता हुआ, पता चला आप लोग बातें कर रहे हैं और वो छुप छुप कर सुन रहा है आपकी बातें, पता चला आप लोगों ने कोई बड़े बड़े डिसीजन ले डाले यहाँ पर बैठकर, तो उसने सारे बातें सुन ली और पता चला फिर आगे दिक्कतें होती घूम रही है। तो ये सारी चीजें जरूरी है कि आप लोग अपनी जो चीजें उसको सिक्योर रखिए। और जितना डिजिटल मीडियम होता जा रहा है ना, उतने डिजिटल लोग नहीं हुए, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसके चलते कई सारी प्रॉब्लम और देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इन चीजों से थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखिए और जो भी करें अच्छे से सोच समझ कर करिए, ठीक है। आगे चलते हैं।
एक काफी इंपोर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं, खासकर कोविड 19 के मरीजों के लिए, और आसपास में कोई ना कोई आप लोग कोविड 19 का मरीज देखने को मिल ही जाएगा। तो न्यूज थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये हो सकता है कि आप लोगों के भी आसपास में कोई इंसान रहता है उसके काम आ जाए, तो उसके साथ में आप लोग ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बात की जा रही है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड 19, जिसका नाम यहां पर नेगवेक बोला गया है, बेसिकली NEGVAC। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर ये जो ग्रुप है यहां पर, इसके द्वारा क्या बोला गया है, इसके द्वारा एक रिकमेंडेशन दी गई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, और ये मिनिस्ट्री जो है हमारी कंट्री में डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के अंडर में आती है, और इनके द्वारा ये जो इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है इस ग्रुप के द्वारा, इनके द्वारा वो रिकमेंडेशन मान भी ली गई है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो रिकमेंडेशन क्या है, ताकि आप लोग भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। हुआ क्या है, रिसेंटली अभी कई सारे जो लोग हैं कोविड 19 का शिकार हो गए, तो उनको दवाइयां भी दी जा रही हैं, इनकी वैक्सीन भी दी जा रही है। अब किस तरीके से उसको वैक्सीन देनी है अगर कोई कोविड 19 का शिकार हो चुका है, तो 4 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा बातें बताई गई। कंडीशन नंबर 1 में यह बोला गया कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है कोविड 19 की बीमारी है और रिकवर होकर आ चुका है, तो 3 महीने के बाद उसको कोविड 19 की वैक्सीन अब देनी चाहिए। यानी कि जो कोविड 19 का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है वो 3 महीने के बाद उसको वो दवाई लगनी चाहिए अगर वो रिकवर होकर आ चुका है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट केस यहां पर ये, जो कि अभी रिसेंटली बंद भी कर दिया गया, कि प्लाज्मा थेरेपी यूज की जा रही है, या फिर यहां पर एंटी सार्स कोव 2 जो यहां पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी बॉडी में, कोई ऐसा पर्सन कोई ऐसा जुगाड़ करवा के कोई ऐसा इलाज करवा कर आ गया है, तो उसको भी 3 महीने बाद दवाई लेनी है। दूसरी बात यहां पर इनके लिए बोली गई, पहला तो जो रिकवर होकर आ चुका है उसको 3 महीने बाद लेनी है। दूसरा वो इंसान जो कि यहां पर अगर ऑलरेडी ये प्लाज्मा ये सारी चीजें अगर यूज कर चुका है, तो उसको भी 3 महीने बाद यहां पर ये डोज लेना है। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ने पहला डोज ले लिया और वो उसको फिर कोविड 19 की बीमारी लग गई, तो दूसरा डोज जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को कम से कम 3 महीने बाद देना है। ठीक है, तो ये यहां पर स्टडी के बेस पर चीजें की जा रही है ताकि और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिले, क्योंकि दवाई आप लोगों को पता है कोई भी 100% सिक्योर नहीं है, कोई 99%, कोई 98% और कोई 90s में ही है, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। पता चला दवाई की वैसे ही कोई दिक्कत आ गई, तो इसलिए ये गैप बताया जा रहा है, लेकिन कितना इंप्लीमेंट इसको किया जाएगा ग्राउंड लेवल पर तो देखने वाली बात होगी। चौथा इंपॉर्टेंट जो केस है यहां पर यह कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई तीसरी बीमारी है, यानी कि कोविड 19 नहीं है, कोविड 19 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो नहीं है, उसको कोई तीसरी बीमारी चल रही है उस पर्सन को। ठीक है, तो उस पर्सन को यहां पर अगर वो आईसीयू में एडमिट हो गया है, तो उस पर्सन को वेट करना चाहिए कम से कम 4 से लेकर 8 वीक तक का, उसके बाद में उसको ये दवाई देनी है। क्योंकि ये जो दवाई है एक तरीके का वायरस है, एक लो फॉर्म में वायरस है जो कि बॉडी में डाला जाता है, और हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी क्रिएट कर लेती है, तो उसके चलते उसके साथ में लड़ती है, और फिर आगे अगर कोई ताकतवर वायरस होता है तो उसके साथ में लड़ने लगती है। तो वैक्सीन का पर्पज ही होता है, वैक्सीन काम क्या करती है, प्रिवेंशन का। मेडिसिन क्या काम करती है, वो अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको सोल्यूशन करती है। तो वैक्सीन और मेडिसिन में डिफरेंस आप लोगों को यही देखने को मिलेगा, जो वैक्सीन होती है वो तो प्रिवेंशन का काम करती है, यानी कि कोई बीमारी नहीं हो उससे पहले वैक्सीन लगा दी जाती है। जब मेडिसिन होती है, दवाइयां होती हैं, वो काम करती हैं बेसिकली जब बीमारी हो चुकी है तो उसको ठीक करने का काम करती है। तो प्रिवेंशन और क्योर दोनों तरीके के आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो ये बातें समझ में आ गई, इनको ध्यान रखिएगा। अगर कोई आसपास में कोई इंसान है तो उसके साथ में चीजें जरूर शेयर कीजिएगा, अगर कोई कोविड 19 का मरीज है तो। ठीक है, तो ये आप लोग वीडियो भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप लोग खुद से उसको बता सकते हैं। अगर आप लोगों की अच्छे से चीज समझ में आ गई तो कोशिश कीजिएगा कि सामने वाले को भी समझा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी कंट्री में यार रिलीजन के नाम पर क्या नहीं होता है, रिलीजन के नाम पर जरा सी देर में बहुत सारी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली यहाँ पर रिलीजन के नाम पर ही बात देखें तो ये न्यूज है, उत्तर प्रदेश के अंदर सुन्नी जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसके बारे में बात की जा रही है। अभी अगर किसी की मस्जिद, किसी का मंदिर, किसी का गुरुद्वारा अगर उसको चोट पहुंचाई जाएगी, तो यार देखिए ये एक तरीके से उस पर्सन का जो धर्म है उसके साथ में उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको ठेस पहुंचाने वाली बात हो जाती है। अभी एक मॉस्क जो थी वो डिमोलिश की गई यहाँ पर, ये पर्टिकुलर यहाँ पर बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली जब ये इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिली, तो यहाँ पर फिर देखिए रोष होता है सोसाइटी में। तो यहाँ पर अभी जो उत्तर प्रदेश का सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसके द्वारा यहाँ पर कंडेम्ड किया गया इस डिमोलिशन को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और डिमांड की गई इसको रीस्टोर किया जाए। उत्तर प्रदेश सुन्नी जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है यहाँ पर, यूपी जो अगर बोले आप लोग सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जो द वक्फ बोर्ड जो वक्फ एक्ट है यहाँ पर उसके हिसाब से 1954 के। आखिर ये काम क्या करता है, देखिए बेसिकली अगर किसी, जैसे कि अगर आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करें, तो अगर कोई भी जैसे कि प्रॉपर्टी है मुस्लिम कम्युनिटी की, ठीक है, तो वक्फ ये बोर्ड जो है इसका काम यही रहता है कि उनको किस तरीके से सहज कर रखना है, यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको कोई डिमोलिश न करें, यानी कि प्रॉपर वे में उनकी सेफ्टी का काम करें। तो वक्फ बोर्ड जो है यहाँ पर ये कई सारे ऐसे काम करता हुआ नजर आता है। इन चीजों का एडमिनिस्ट्रेटर करने का भी काम करता है जो सेलेक्टेड लैंड वगैरह होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसके द्वारा इसको कंडेम किया गया है। तो हम नहीं चाहते हैं देश में कोई बाबरी मस्जिद के बाद में फिर कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को मिले। देखिए यार जो चीजें, अगर मैं अपना पर्सनल राय बताऊं,
आप लोग बताइएगा आप लोग कितना सहमत है इससे। मान लीजिए पुराने टाइम पे कोई मंदिर था, उसको हटाकर कोई मस्जिद बनाई गई, या फिर कोई मस्जिद थी उसको हटाकर कोई मंदिर बनाया गया, तो ये इस तरीके से काम हो गया कि पुराने हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं उसकी सजा आप लोग प्रेजेंट टाइम की जनरेशन को दे रहे हो। यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है घर में, हमारा बाबा दादा परदादा वो किसी की डेथ करके चला गया, अब हम लोग को जेल में डाला जा रहा है उसकी जगह। तो यार वो उस टाइम पर एक्टिविटी की गई है, अब प्रेजेंट टाइम पर जो जो चीजें हैं उनको एक्सेप्ट कर लो आराम से, क्योंकि आज की डेट में रिलीजन के नाम पर जरा सी देर में दंगे हो जाते हैं, तो पता चला उसको रिस्टोर करने के चक्कर में आप लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए कम से कम सोसाइटी में। तो इसको एक तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल बना के रखना, हार्मनी बना के रखना सोसाइटी में, वो काफी ज्यादा जरूरी है। आप लोगों की क्या राय है, इससे सहमत हो या फिर कोई और व्यू है तो आप लोग जरूर बताना, ठीक है। आइए अब इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात यहां पर करते हैं। इंटरनेशनल जो न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है बेलारूस से, और बेलारूस जो है यहां पर एक यूरोपियन यूनियन के अंदर एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रिसेंटली अगर बात करें यूरोपियन यूनियन के अंदर ये एक लौती कंट्री ऐसी है जहां पर एक डिक्टेटर रहता है। डिक्टेटर मतलब ये अपनी दादागिरी चलाते हैं, 1994 से यहां पर ये पावर में है इंसान, और यही पावर में बैठा हुआ है। बार बार इलेक्शन होते हैं, तो जब इंसान पावर में बैठा हुआ है तो अपने हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट कराता है। आप लोग इसको बेलारूस को, आप लोग बेसिकली जो बेलारूस का जो इंसान है इसको आप लोग पुतिन बोल सकते हैं बेलारूस का। यानी कि जिस तरीके से पुतिन साहब वहां पर कंट्रोल किए बैठे हैं उसी तरीके से यहां पर आप लोगों को इनकी एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलेगी। यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी इंपोज कर दिए गए सैंक्शन बेलारूस के ऊपर यहां पर, और इसी के साथ में यहां पर अपना जो एयर स्पेस है, यहां पर एयरपोर्ट है, उनको भी यूज करने से मना कर दिया गया है 27 जो ग्रुप है इनके द्वारा। रीजन क्या है, रीजन सीधा सीधा यहां पर ये है कि इनकी हरकतें जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं तो ये इंसान जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं होने देता है। कोई जर्नलिस्ट अगर इसके खिलाफ कोई बोल दे तो वो जर्नलिस्ट जो है वो धरती पर नहीं रहता है। ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी। मैक्सिमम ये फॉलो करते हैं पुतिन साहब को, और पुतिन साहब के साथ में इनके रिलेशन भी अच्छे हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो सीधा पुतिन साहब से जाकर मिलते हैं कि भाई साहब बताओ क्या कर रहे हैं, किस तरीके चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये जो कंट्री है ये जो रसिया के हिसाब से चलती है, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया चाइना के हिसाब से चलती है, इजराइल यूएसए के हिसाब से चलती है, ये यहां पर रसिया के हिसाब से चलती है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कल को अगर यूएन के अंदर कोई इंपोज करना होगा सैंक्शन इनके ऊपर, तो सीधा सीधा जरा सी देर में रसिया जो है उसको वीटो कर देगा, और अगर पांचों मेंबर जिनके पास में परमानेंट पावर है उनमें से कोई भी एक उसको वीटो कर देगा तो फिर इनके ऊपर वो सैंक्शन नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से यहां पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यूरोप जो है वो यहां पर, यूरोप का इसको लॉन्गेस्ट सर्विंग जिनका नाम है यहां पर लुकाशेंको, ये 1994 में यहां पर पावर में आए थे, और 2020 में अभी यहां पर इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन हुए जो यहां पर इनकी कैपिटल के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि एक तो इकोनॉमी जो है वो ठप पड़ चुकी है इतने लंबे समय से। और आप लोग खुद ही देखिए एक इंसान का चेहरा अगर 27 साल तक आप लोग देखते रहेंगे, प्रेसिडेंट कौन है ये, प्रेसिडेंट कौन है ये, प्रेसिडेंट कौन है ये, और वो सेम हरकतें किए जा रहे हैं, तो इंसान खुद ही इरिटेट हो जाए यार। डेली तो आप लोग दाल चावल भी नहीं खा पाते हैं, इसको तो 27 साल से झेला जा रहा है लोगों के द्वारा, तो समझ सकते हैं। और ऊपर से ढंग के काम नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर फ्री और फेयर इलेक्शन कभी होने नहीं देता है। तो इसके चलते यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने भी टाइम टू टाइम इसके ऊपर इंपोज किए सेक्शन, ताकि ये इंसान जो है अपनी गंदी हरकतें छोड़ दे। पर लेकिन आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ कितने भी दुल्हन में रखो, जब निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो वही चीजें आप लोगों को यहां पर इंप्लीमेंट होती नजर आती है रसिया के साथ में, जिस तरीके से मिलकर ये कंट्री आज के टाइम में लगा हुआ है। और यहां पर देखिए कितने लार्ज स्केल पर जनता के खिलाफ यहां पर ये इनके द्वारा नरसंहार किए जाते हैं। अगर कोई इनके खिलाफ कुछ बोल दे तो यहां पर आंसू गैस छोड़ी जाती है, जो बेसिकली फोर्स है उसका यूज किया जाता है। तो कई बार ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पर अगर आज के दिन में मैं आप लोगों से बातें करूं, फिलहाल जो है अभी क्या ऐसी सिचुएशन बन गई जिसके चलते आप लोगों को ये माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक छोटी सी और बात आप लोगों को सबसे पहले तो ये मन में आ रहा होगा कि यहां पर बेलारूस की हेल्प क्यों कर रहा है रसिया बार बार, ठीक है। ये भी तो दिमाग में आप लोगों के आना चाहिए ना एक क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरीके से यूएसएसआर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका विक्टर हो गया 1990s में आकर, तो वो एक कम्युनिस्ट पैटर्न को फॉलो करके चलते थे। तो वही कम्युनिस्ट पैटर्न जो है यहाँ पर ये बेलारूस फॉलो करके चलना चाहता है, पर लेकिन कहां पर, वो भी यूरोप के अंदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उन्हें कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक इस तरीके की कंडीशन में आकर फंस जाना जहां पर चारों तरफ को तो बैठे हैं बिल्कुल एक तरीके से इंग्लिश बोलने वाले लोग, ठीक है, और एक वहां पर कोई फंस जाए बेचारा हिंदी बोलने वाला इंसान, तो वो हरकतें देखने को मिलेगी। उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है और ये भाई साहब जो है हिंदी में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो वही वाली कंडीशन आप लोगों को यहां पर इसकी देखने को मिल जाएगी। सारे तरफ जो सारी यूरोपियन कंट्री हैं, वो मैक्सिमम कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी कैपिटलिस्ट हैं, यानी कि प्रॉफिट बेस पर काम करती हैं, पर लेकिन ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं। तो वहां पर फिर एक तरीके से दिक्कत तो निकलकर सामने आएगी, तो वो सारी चीजें देखने को मिलती है। इसीलिए यूएसए एक जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उसने यहाँ पर फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दिए, 16 इंडिविजुअल इंक्लूडिंग जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर सैंक्शन इंपोज कर दिए। फर्स्ट इंपोज किया गया 2006 में, सेकंड फिर और ज्यादा टाइट कर दिया गया 2018 में, यानी कि इनको लग रहा था थोड़ा ढीला है
है तो फिर इसको और ज्यादा टाइट कर दिया। इसी के साथ में यूरोपियन यूनियन के द्वारा फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे सैंक्शन यहाँ पर 2004 में। तो यहाँ पर यानी कि यूएसए से भी पहले यूरोपियन यूनियन यहाँ पर सख्ते में आ गया था, उसको लग रहा था इनकी हरकतें सही नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा कई बार उल्टी सीधी हरकतें की गई। इवन जो यहाँ पर इनके द्वारा 2 अपोजिशन जो पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और बिजनेसमैन जो थे उनको यहाँ पर गायब करा दिया गया। डिसअपियरेंस के बारे में पढ़ाया था ना आप लोगों मैंने। डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके से जो सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो लोगों को गायब करा देता है अगर कोई उनके खिलाफ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है तो ऐसी हरकतें यहां पर इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिली। तो ये सारी चीजों को रोकने की कोशिश यहां पर की जाती है ताकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम रहे, जनता की सुनी जाए और एक ऐसी गवर्नमेंट रहे जो कि यहां पर जनता के वेलफेयर के लिए काम करे। पर लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता है। अभी क्या हुआ यहाँ पर बेलारूस में, यहाँ पर ऐसा ही कुछ यहाँ पर अभी देखने को मिला। एक जो यहाँ पर पैसेंजर जेट था यहाँ पर उसको ले जाया गया और वहां पर एक जो पर्टिकुलर अपोजिशन के जो जर्नलिस्ट थे उनको वहां से पकड़ा गया, यानी कि पूरा का पूरा जो जहाज है उसको उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर एक तरीके से स्टेट पायरेसी की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया कि ऐसी हरकतें किस लिए की जा रही है, सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो यहाँ पर इनके खिलाफ कुछ न बोले, जनता के सामने सही चीजें निकाल कर नया लेकर आए। तो इसी के चलते यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा थोड़ा सख्ती में आकर इनकी हरकतों को देखते हुए अपना जो एयर स्पेस था वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया इनके लिए कि आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते। तो यूरोपियन बेस जो कैरियर है वो अवॉइड करेंगे फ्लाई करने से इसके ऊपर से। तो वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो फोर्स्ड प्लान डाइवर्जन देखने को, जो प्लेन डाइवर्जन देखने को मिला, तो उसी के चलते चीजों को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट किस यहाँ पर किस तरीके से हरकतें देखने को मिली उसको अंडरस्टैंड करना है। इसी के साथ में इंडिविजुअल और जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर चीजों को टैकल किया जा सके। और बिलियंस ऑफ यूरो इकोनॉमिक जो पैकेज था वो भी यहाँ पर भी फ्रीज कर दिया गया है ताकि इंसान जो है वो हरकतें न करे और उसको रोका जा सके। तो कई सारे ऐसे स्टेप इनके द्वारा उठाए जा रहे हैं ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गई इसके बारे में एक बेसिक बात। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज़ है ये बड़ी ही प्यारी न्यूज़ है पर्सनली अगर देखा जाए, खासकर उन बच्चों को जिनको, कई सारे बच्चे ऐसे होते थे देखिए खाना खाने के लिए स्कूल में जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैसे अभी फिलहाल सारे स्कूल वगैरह बंद पड़े हुए हैं तो उन बच्चों को खाना भी नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, जो थोड़ा बहुत अच्छा खाना मिल जाता था, क्योंकि कई सारे परिवार काफी ज्यादा गरीब है, उनके माँ बाप आज के में कमा भी नहीं रहे, तो उसके चलते घर में एक टाइम की रोटी मिल पाती है मुश्किल से, बाकी दिन भूखा रहना पड़ता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इस मुद्दे को समझा गया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसके द्वारा यहाँ पर एक मुद्दा सामने लाया कि क्यों ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि लोगों के अकाउंट में ही कुछ पैसा भेज दिया जाए, जिसके चलते जो उनकी जो कुकिंग जो कॉस्ट है वो कंपोनेंट वगैरह जो मिड डे मील के लिए दिया जाता था वो यहाँ पर जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको ये प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है, ये सही तरीका है या फिर आप लोगों के माइंड में कोई और अल्टरनेटिव है कि यार ये इससे अच्छा तो ये हो जाता? तो आप लोग बताइए कि और सारे बच्चे जो भी हैं उनको जो प्रोवाइड कराना है उसके लिए आप लोगों के माइंड में कोई तरीका है? और अगर बात करें मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पर इन एडिशन टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो लोगों को प्रोवाइड करा रही है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलोग्राम ये पर पर्सन को यहाँ पर ये फूड ग्रेन प्रोवाइड कराएगी और नियरली 80 करोड़ के करीब बेनिफिशियरी हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि ताकि न्यूट्रिशन लो लेवल है बच्चों का और उसी के साथ में जो यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके उनकी इम्यूनिटी को, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन भूखा रहेगा तो बीमार होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, और वैसे तो कोरोना की चपेट में आए ना आए तो भूखा मर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कोरोना मारे ना मारे इंसान भूखा मर जाएगा, तो वो कंडीशन न देखने को मिले। तो वन टाइम स्पेशल वेलफेयर मेजर दिया जा रहा है यहाँ पर। ये लगभग 11.8 करोड़ जो चिल्ड्रन हैं जो 1 से लेकर 8वीं क्लास के, और इसी के साथ में 11.2 लाख जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं उनको ये फायदा पहुंचाने वाली है, ताकि जो बच्चे हैं अब तक जो मिड डे मील को एंजॉय कर रहे थे उनको कुछ ना कुछ सहूलियत देखने को मिले। इसी के साथ में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडिशनल फंड दिया गया है 12,000 करोड़ रुपए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि अपने लेवल पर काम कर सके। आप लोग बोलेंगे आखिर ऐसा क्यों? अगर आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में तो 3 लिस्ट हैं। पहली लिस्ट को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरी लिस्ट को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन को जो रखा गया है वो कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है? सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं अगर इसमें कोई सब्जेक्ट आता है, यानी कि यहाँ पर दोनों मिलकर काम करेंगे एजुकेशन के लिए। जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा हेल्थ जो आता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, तो वहां पर इसीलिए सेंटर अपना पल्ला झाड़ लेता है कई बार। तो मिड डे मील स्कीम जो है यहाँ पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे। मैंने अभी बताया ना कॉन्करेंट लिस्ट, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आ गया, जो कि 1995 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। सपोर्ट किया किसके हिसाब से यहाँ पर बेसिकली ये प्रोग्राम आता है निकलकर, तो समग्र शिक्षा जो अभियान है यहाँ पर उसके तहत यहाँ पर ये स्कीम आती है सामने निकलकर,
ताकि ऐसे बच्चे जिनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता है उनके लिए कुछ जुगाड़ किया जा सके और उनकी जिंदगी थोड़ी सही डायरेक्शन में चले। तो इसके बारे में है ये पूरा आर्टिकल। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आगे कंफ्यूजन क्लियर किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये वैसे तो स्टेट के बारे में न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये न्यूज। यहाँ पर बात क्या की जा रही है समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा है ना, कई बार सुना होगा कोई दूसरों से सीख लेना चाहिए, कोई भी हो सिखाने वाला तो आप लोगों से सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पर अभी बात की जा रही है यहाँ पर इंडीमिमिस, ठीक है। तो इंडीमिमिस, तो ये इंडीमिमिस जो जयंती है, ये यहाँ पर एक तरीका जो झिंगा नहीं होता, जो आप लोगों ने सुना होगा ऐसी ऐसी आवाज आती है कई बार, ठीक है। तो उसी तरीके का यहाँ पर ये एक प्राणी है। ये जो प्राणी है यहाँ पर, ये इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, मेल और फीमेल में अलग अलग सोचिए अगर एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उनकी दोनों की शादी हो जाए यहाँ पर, तो वो अपने आप में कैसे बात करेंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसको बेसिकली बोला क्या जा रहा है। इसमें जो मेल होता है, ठीक है, वो यहाँ पर बेसिकली कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड, यानी कि वो बोल नहीं सकता है, ठीक है। और जो फीमेल होती है उसके कान नहीं होते हैं, समझिए। यानी कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। हस्बैंड जो होता है वो बोल नहीं पाता है और वाइफ जो होती है वो सुन नहीं पाती है, तो कैसे बात करेंगे। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं ज्यादा तरीके से। यानी कि सिचुएशन ये बन जाएगी कि बातें करे तो करे कैसे। तो यहां पर उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर खोजने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उसको सुनता नहीं है तो यहां पर इसकी हेल्प से यहां पर ये काम किया जाएगा, क्योंकि ये फिर भी एक दूसरे के साथ में बातें करते हैं, ये इतनी सारी प्रॉब्लम होते हुए भी। यानी कि मेल बोल नहीं पाता है और फीमेल सुन नहीं पाती है, यानी कि पुरुष बोल नहीं पाते हैं, महिला सुन नहीं पाती है, और फिर भी आपस में बातें करते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर प्राणी के अंदर अभी यहां पर ये प्रवृत्ति देखने को मिली। तो कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग उन लोगों के लिए जिनको सुनाई नहीं देता है, तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। तो ये जो नई स्पीसीज है यहां पर, ये बेसिकली क्रिकेट, जिसका नाम है यहां पर इंडीमिमिस जयंती, ठीक है, इंडीमिमिस जयंती, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर ये एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जयंती बिस्वास, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है, क्योंकि वो केव एक्सप्लोरर थे, यानी कि वो गुफाओं को जाकर उनको एक्सप्लोर करते थे। और ये इस तरीके जो झींगे वाली जो प्रजाति है यहाँ पर, ये आप लोग को वहीं पर ही देखने को मिलती है। तो ये बातें कैसे करते हैं यहाँ पर, जब ये बोल नहीं पाता है, वो सुन नहीं पाती है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बेसिकली तरीका रहता है और उसी तरीके को यूज करने की बात की जा रही है आगे लोगों के लिए, ताकि लोग जो है जिनको सुन नहीं पाते हैं वो सुन सके, कुछ ऐसी डिवाइस बना सके। तो ये जो स्पीसीज है जो नई अभी सामने आई है निकलकर, ये कम्युनिकेट कैसे करती है। तो ये जो अपना एब्डोमन है यहाँ पर, जो बॉडी का पार्ट है, उसको दीवार पर पटक पटक कर मारते हैं। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर, जैसे कि ये पर्टिकुलर प्राणी हो गया, ये इनका पेट हो गया यहाँ पर, तो ये पेट को ऐसे ऐसे उठा उठाकर बार बार मारेंगे दीवार पर। तो इस तरीके से यहाँ पर वाइब्रेशन जनरेट होगी। तो यहाँ पर वाइब्रेशन जनरेट होगी, तो उसके हेल्प से यहाँ पर ये कम्युनिकेट कर पाते हैं। और ये काफी फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है, जो सिग्नल इनके द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो इसी सिस्टम को यूज कर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ताकि जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके लिए कुछ हम लोग ऐसे ऐसे सिस्टम बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस डिस्कवरी की हेल्प से हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं, यानी कि हम लोग इससे कुछ फायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है हमारे देश में ही पाई जाती है, ये काफी लार्ज स्केल पर ये जो प्रजाति है ब्राजील टू मलेशिया आप लोग को देखने को मिलेगी। इंडिया में भी यहाँ पर अभी कई सारी ऐसी बोला जाता है कि ये जो प्रजाति हैं अभी कई सारी हम लोगों ने एक्सप्लोर भी नहीं की है। इंडिया के अंदर यहाँ पर 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहां पर कई सारी ऐसी प्रजाति देखने को मिल जाएंगी जो कि काफी अनएक्सप्लोर है, अब तक इनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। पर लेकिन देखिए जो भी प्रजातियां वो मिलेंगी नहीं मिलेगी वो बात की बातें हैं। पर फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनको किस तरीके से हम लोग यूज कर अपनी जो बीमारी है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग इसको कैसे देखते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था आर्टिकल यहाँ पर इसके बारे में। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ के बारे में जो बात निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पोर्टल के बारे में और एक पर्टिकुलर ऐप के बारे में। पोर्टल क्या होता है, पोर्टल को बोल सकते हैं आप लोग वेबसाइट, और ऐप तो आप लोग जानते हैं दुनिया भर के ऐप आप लोग के मोबाइल में भरे पड़े होंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर आयुष क्लिनिकल केयर रिपोजिटरी, जो कि एक तरीके से डेटा इकट्ठा करने वाली बात आप लोग बोल सकते हैं। और इसी के साथ में 3rd वर्जन यहाँ पर देखने को मिला आयुष संजीवनी ऐप, जो बेसिकली अभी वर्चुअल इवेंट में इनको लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये आयुष क्लिनिकल जो केयर रेपोजिटरी है, ये डेवलप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा।
तो यहाँ पर जो डेवलप की गई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सपोर्ट यहाँ से मिला है आयुष जो प्रैक्टिशनर और उसी के साथ में जो पब्लिक है उनको यहाँ पर आयुष जो प्रैक्टिशनर है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इनरोल कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। मतलब कि ये वेबसाइट ऐसी है यहाँ पर, अगर जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं कि मैंने कोई एक वेबसाइट बना दी, ठीक है, उस वेबसाइट पर जो भी आए वहां पर आकर पढ़ा सकता है और जो भी स्टूडेंट चाहे वहां पर जाकर वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर उस पर अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, अब मान लीजिए जो कोई यहाँ पर आकर पढ़ा रहा है, अब मान लीजिए ये वेबसाइट तो बनाकर चलो छोड़ दी, पर लेकिन पढ़ाने वाला जो इंसान है, पढ़ाने वाले इंसान को भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, वो एज ए टीचर की तरीके से काम करता है, तो उसको भी कोई ना कोई यहाँ पर रेवेन्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या रख दिया जाए, वेबसाइट पर एक इनरोलमेंट का ऑप्शन रख दिया जाए, ठीक है, कि यानी कि जैसे यूपीएससी का पूरा कोर्स है यहाँ पर, तो उसको कुछ प्राइस में जैसे कि 7-8 हजार या 10 हजार में प्रोवाइड करा दिए जाए, जो कि 2-2 लाख में 1.5 लाख में कोर्स दिया जाता है, और बेहतरीन टीचर आकर यहाँ पर पढ़ाने स्टार्ट कर दे, जिसको इनरोल करना है वो आकर इनरोल कर ले, यानी कि इस तरीके का फंडा। तो टीचर का भी यहाँ पर घर चलता रहेगा और बच्चों को भी एक अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर एजुकेशन मिल जाएगी। तो उस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी आकर अपना एक तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, पब्लिक और इसी के साथ में जो आयुष प्रैक्टिशनर है, इनके जो इस पर्टिकुलर फील्ड के डॉक्टर हैं, वो भी आकर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर बात करें आयुष प्रैक्टिशनर की, तो ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पर इसमें एनरोल कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, को रीडेबल कोई डॉक्यूमेंट है उसको शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई रिव्यू करने की कोई चीज है उसको यहाँ पर व्यू करने वाली कोई चीज अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसा है, एम क्या है, ताकि आयुष जो सिस्टम है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड कराया जा सके और कई सारी जो डिजीज है उनका ट्रीटमेंट या फिर उनकी कंडीशन को भी समझा जा सके। देखिए कई सारे लोग जो होते हैं वो कई सारी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि एक मोटापा भी एक तरीके की बीमारी है, पर लेकिन हम लोग उसको एंजॉय करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे अगर कंडीशन ही देखने को मिले, अगर हेल्दी पर्सन है तो ठीक है, पर लेकिन अगर थोड़ा सा मोटापा ज्यादा बढ़ गया तो कई सारे लोग तो उसको मजे में लेने लगते हैं कि खाते पीते घर का लग रहा है। अब ये नहीं दिख रहा है कि इंसान जो है मोटापा बॉडी पर हो गया तो कई सारी और बीमारी होनी स्टार्ट हो जाती है। वो मोटापा अकेली बीमारी नहीं है, उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। अगर प्रोटीन ज्यादा नहीं आप लोगों को बॉडी में मिलेगा तो स्किन की प्रॉब्लम होने लगेगी, आप लोगों की आंखों की प्रॉब्लम होने लगेगी, आप लोगों की बालों की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो क्योंकि जो एक तरीके से जो प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट आप लोगों की पड़ती है वो आप लोगों की पूरा फैट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि फैट जितना कम रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप लोगों की बॉडी में वेट जो है वो 70 किलोग्राम है तो कम से कम 70 ग्राम पर डे आप लोगों को प्रोटीन लेना है। पर लेकिन अगर फैट ज्यादा बढ़ गया तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, अब और ज्यादा आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये कई सारी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है, तो इसीलिए सॉल्यूशन निकाला जाता है कि फैट को कम कर लो तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर वैसे ही कम हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर ये आयुष संजीवनी ऐप के बारे में बात की जा रही है, तो ये दो के द्वारा मिलकर बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा मिलकर यहां पर काम किया गया है। पहला वर्जन लॉन्च किया गया था 2020 में और टारगेट यहां पर रीच जो किया गया यहां पर 50 लाख जो लोगों को कंट्री के अंदर में। उसी के साथ में यहां पर ये ऐप जो है इसके द्वारा जनरेट किया गया डेटा, जिसमें चलते आयुर्वेदा, जैसे आयुष की जब बात करते हैं ना तो इसमें आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सोवा, रिगपा, होम्योपैथी, ये कई सारी ऐसी पद्धति हैं जो कि काफी नेचुरल तरीके की शानदार पद्धति मानी जाती है बीमारी को ठीक करने के लिए। तो उसी तरीके से आप लोग इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर एक तरीके से यहां पर आप लोग इसको बोल सकते हैं कि आयुष सिस्टम जो है यहां पर ये कई सारे अच्छे प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। फायदा क्या है इनके द्वारा, अभी यहां पर आयुष 64 और इसी के साथ में यहां पर काबासुरा कुदिनीर, ये मेडिसिन यहां पर बनाएगी जिसमें कोविड-19 के जो माइल्ड सिम्टम है जो अभी देखने को मिल रहे हैं, काफी यानी कम सिम्टम्स हैं, उनको ठीक किया जा रहा है यहां पर इन दवाइयों से भी। तो यानी कि आयुष वाला फील्ड भी आगे निकल कर आ रहा है कोविड-19 के साथ में फाइट करने के लिए। तो उसी के चलते यहां पर ये भी न्यूज में आ गया, ठीक है। तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इकोनॉमी के बारे में और बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप लोग आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग फील्ड में, तो ये रिपोर्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करें तो बोला गया कि ये बढ़कर 29,993 से यहां पर ये 50,629 के करोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। सरप्लस जो ट्रांसफर किया गया ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इधर उधर से जो भी पैसा कमाता है उसमें से जो उसको लगता है कि सरप्लस है अपना रखने के बाद में, अपना खर्चा निकालने के बाद में, तो वो क्या करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको वेलफेयर स्कीम में या फिर दूसरे जो भी उसको लगता है कि इकोनॉमी को सही करने के लिए जो चीजें उसको यूज करनी है तो उसमें यूज किया जा सके। तो 99,122 करोड़ के करीब अब की बार यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर किया सेंट्रल बैंक को। और इसी के चलते ये जो रिपोर्ट है जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मार्च 2021 के एंड से लेकर यहां पर ये बेसिकली ये मार्च 2020 से 2021 के एंड तक आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि उस टाइम पर जो डॉलर की जो अगेंस्ट रुपये की वैल्यू थी वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी, 3.5 के करीब यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, ठीक है। इसी के साथ में एशियन कंट्री जो एशियन करेंसी है
उसके चलते अगर अपनी रुपये के बारे में बात करें, हालांकि वो अंडर परफॉर्मिंग आप लोगों को देखने को मिली, यानी कि हमारी कंट्री की जो रुपी है वो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर रही थी, पर हाँ फिर भी एक पॉजिटिव साइड में ट्रेंड कर रही थी, वो एक अच्छी बात है। तो ये चीजें देखें, पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश ज्यादा की जाती है ताकि आगे चलकर उसके बेस पर एस्टिमेशन लगाया जाए कि इतनी जल्दी हम लोग रिकवर कर जाएंगे। तो एशिया के साथ में जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ में कंपेयर कर लिया कि हाँ सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, और बाकी आप लोग को देखने को मिल ही गया। तो कहने का मतलब है कि एक प्रॉपर वे में बैलेंस होना चाहिए। और क्या क्या बातें बताई गई कि जो यहां पर डिक्रीज हुआ है, जो फ्रॉड बैंक के अंदर होता था, बैंक के अंदर जो 1 लाख रुपए या फिर उससे ऊपर का जो फ्रॉड होता था 25% के करीब वो कम हो गया है। ठीक है, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम सुधर रहा है। ठीक है, इसी के साथ में जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो डिक्लाइन होते रहे, 50% के करीब पर ईयर यहां पर घट रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात बोल सकते हैं। डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करें, यानी कि ऑनलाइन जो पैसा आप लोग पे करते हैं, आप लोग कुछ भी खरीदते हैं आज के दिन में ऑनलाइन आप लोग पैसा पे करते हैं, तो यहाँ पर डिजिटल मोड में जो पेमेंट है वो काफी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफी बढ़ा भी है। पहले तो जब हमारी कंट्री में जब एक तरीके से जब करेंसी बैन की गई, 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, उस टाइम पर भी यहाँ पर डिजिटल करेंसी काफी ज्यादा बढ़ी थी, पर लेकिन अब तो कोविड-19 ने मजबूर कर दिया लोगों को। ठीक है, आगे अगर बात करें, यहाँ पर कई सारे इनोवेटिव हब आप लोगों को, कई सारे रेगुलेटरी और सैंडबॉक्स ऑफलाइन पेमेंट सोल्यूशन भी देखने को मिले, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। आरबीआई के द्वारा यहाँ पर जियो टैगिंग फ्रेमवर्क भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया एटीएम का, ताकि लोकेशन वगैरह, ब्रांच वगैरह उनको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकें, दिक्कत न देखने को मिले। इसी के साथ में डोमेस्टिक पेमेंट जो सिस्टम फैसिलिटी है वो क्रॉस द बॉर्डर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ट्रांजेक्शन आराम से किया जा सके। लिक्विडिटी इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है, मतलब क्या है, मतलब यह कि मार्केट में पैसा अवेलेबल होना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब पानी नहीं, लिक्विडिटी का मतलब पैसा, यानी पैसे को पानी की तरीके से बहाना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंश्योर करना लिक्विडिटी, तो इसके चलते यहां पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एक्वायर किया जा रहा है, देखिए आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बेचा, आप लोग मान लीजिए मार्केट में एप्पल लेकर चले गए, आप लोगों ने एप्पल का खेत है आप लोगों को, तो आप लोगों ने मार्केट में एप्पल बेच दिए, तो मार्केट में अगर एप्पल देंगे आप लोग तो आप लोगों के पास में पैसा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर लेकिन आप लोग अगर कस्टमर है, ठीक है, आप लोग वहां पर क्या करेंगे, सामने वाले को पैसा, सामने अगर आप लोग कस्टमर है, खुद आप लोग खरीद रहे हैं, तो आप लोग एप्पल खरीद कर लेकर आएंगे, पर लेकिन बेचने वाले हैं तो आप लोगों के पास में पैसा आएगा। तो इसको मार्केट के साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर एप्पल खरीदता है, यानी कि सिक्योरिटी खरीदता है, तो आप लोगों को पैसे देगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर आप लोगों से क्या कर रहा है, अगर देखिए यहां पर तो एप्पल खरीद रहा है, लेकिन अगर एप्पल बेच रहा है तो आप लोगों से पैसा लेगा, तो मार्केट में से पैसा खींचेगा, तो इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आरबीआई का तरीका होता है मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना और लिक्विडिटी को हटाने का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 10.5% बोला गया हमारी कंट्री की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहने वाली है 2020-21 के लिए। बाकी अभी फिलहाल कोविड-19 कितना ज्यादा तबाही मचाएगा उसके बाद में पता चल पाएगा कि किस डायरेक्शन में चीजें चलने वाली हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक चीज। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रस्साकसी है जो व्हाट्सएप और गवर्नमेंट के बीच में चल रही है। हमारी कंट्री में नया रूल लाया गया जिसके बारे में याद रखेगा, इसको बेसिकली क्या बोला गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड 2021 ये लाया गया। इसका मतलब ये था कि कोई भी अगर डिजिटल मीडिया, जैसे आप लोग यूट्यूब चैनल ले लीजिए, व्हाट्सएप ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, अगर वहां पर कोई भी किसी तरीके की कोई फेक न्यूज फैलाई जा रही है तो इनका बेसिक फंडा ये था कि जो ओरिजिनेटर है उसको ट्रेस करना है आप लोगों को और उसका पता लगाना है कि किसने ये हरकतें स्टार्ट की है। तो व्हाट्सएप सीधा सीधा इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में चला गया। व्हाट्सएप ने बोला यार हमारा जो ऐप है ना उसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन है। मतलब क्या, मतलब कि ए पर्सन अगर बी पर्सन को कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो ये तो ए समझेगा या फिर बी समझेगा, बीच में सी इसको कुछ नहीं पता होगा क्या चल रहा है यहाँ पर, ये तो इसको बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप लोग अपना इनक्रिप्शन तोड़ो और हमको बताओ कि यहाँ पर किसने इसको ओरिजिनेट किया है, ये डेटा निकल कर कहां से है। तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी बड़ा मुद्दा भी सामने निकल कर आ गया। तो व्हाट्सएप जो है इसको लेकर केस को लेकर यहाँ पर कोर्ट में पहुंच गया गवर्नमेंट के खिलाफ में। तो अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा कुछ चीजें यहाँ पर स्टार्ट की गई। तो उसके चलते यहाँ पर जो ट्रेस करने की बात की गई, जो भी यहाँ पर इंटरमीडिएटरी को बोला गया, फर्स्ट ओरिजिनेटर को आप लोग ट्रेस करो और आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये फर्स्ट ओरिजिनेटर है कौन, कहां से निकल कर आया है डेटा, तो ये आप लोगों को पता लगाना है। अगर पता आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोल दिया गया कि आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली चीजें देखनी है। और इसके चलते हमारी कंट्री में और भी कई सारे रूल और रेगुलेशन है। एक तो रिक्वायर रहेगा जुडिशियल ऑर्डर, अगर कोई ऐसी हरकतें करनी है, ठीक है, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से यहाँ पर चीजें लेकर आई जाएंगी। और ये सारी चीजें, कई सारी चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है उसके हिसाब से भी काम किया जाता है। फेलियर टू कंप्लायंस अगर कोई होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर क्षति से सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका कैसे सोल्यूशन निकालना है।
ठीक है। इसी के साथ में सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज जो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे अंडर सेक्शन 79 आईटी एक्ट के तहत यहाँ पर काम देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहाँ पर कंसर्न क्या है, कंसर्न यहाँ पर यह अगर इन्होंने निकालकर आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन दे भी दी तो हमारे संविधान में पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, और उसके अंदर आर्टिकल 19 जो है यहाँ पर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल आप लोगों को 21 देखने को मिलेगा, इसी के अंदर यहाँ पर ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है, क्योंकि 2017 में केस स्वामी केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी और लाइफ और जो प्राइवेसी है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है, आप लोग इनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो फिर कैसे लेकर चलोगे? तो ये किस तरीके से बेसिकली ये एनकरेज करेगी अपने आइडिया अपने ओपिनियन को रखने के लिए। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी को रिपोर्ट किया जाए, वो सारी चीजें ये चैलेंज किया जाएगा एक तरीके से जो पॉपुलर व्यू है विदाउट फियर, यानी कि एक तरीके से अगर इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है तो कैसे वो अपने व्यू रख पाएगा, अगर इंडिपेंडेंट है तभी तो व्यू रख पाएगा। तो जर्नलिस्ट के ऊपर ये रिस्क लगा देगा एक तरीके से, जर्नलिस्ट जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, कुछ डिस्कशन नहीं करेगा, तो इंसान जो है पॉलिटिशियन के खिलाफ कभी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, आप लोगों ने बोला कि ट्रेस करो व्हाट्सएप पर, ये डेटा कहां से आया, किसने इसको सबसे पहले यहां पर व्हाट्सएप पर इसको ओरिजिनेट किया है। अब यहां पर जो व्हाट्सएप वाला है या फिर आप लोग उसको बोल सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं, हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान ने कुछ चीजें कॉपी की किसी वेबसाइट से और उसको लाकर व्हाट्सएप पे पोस्ट वो कट पेस्ट कर दिया हो, तो उसने खुद ने तो ओरिजिनेट नहीं करा, ओरिजिनेट तो कहीं और हो गया था, वो इसने तो बस शेयर किया है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि पर्टिकुलर कहां से ओरिजिनली ये चीजें शेयर की गई हैं, आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज के दिन में तो प्लेटफॉर्म इतने, अगर एक ही प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप ही हो मान लिया, ठीक है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, दुनिया भर की वेबसाइट है, तो कौन इंसान कहां से लगाकर कहां से कट पेस्ट किया और कहां लाकर चिपका दिया उसने, कैसे पता लगाओगे आप लोग? तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से बेसिकली समझने की बात की जा रही है। ठीक है, आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और मैं ध्यान रखिए। आइए देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने जाना, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट देखे, शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने कई सारी जानी, यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर बेसिकली जो रवांडा के बारे में देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने दिव्यांगन जो बच्चे हैं उनके बारे में बातें की। ठीक है, पंजाब आईआईटी इसी के साथ में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलकर काम किया गया वो समझा। उत्तर प्रदेश के अंदर से न्यूज निकल कर आई। इंटरनेशनल न्यूज में बेलारूस के बारे में जाना, क्या क्या इनकी गंदी हरकतें वो समझी हम लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल न्यूज में हम लोगों ने मिड डे मील स्कीम के बारे में चीज समझी। स्टेट न्यूज के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर जानवर के बारे में जाना, जिसके चलते बोला जा रहा है कि सुनने वाले लोगों के, जिनको नहीं सुनता उनके लिए कुछ हेल्प की जा सकती है। ठीक है, हेल्थ में हम लोगों ने समझा किस तरीके से यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने जाने। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में व्हाट्सएप से रिलेटेड जो पॉलिसी रूल थे उनके बारे में हम लोगों ने समझा। तो ये था आज का लेक्चर। आइए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन, थीम बतानी है। पहले तो दोनों जो भी डे आप लोगों से पूछे हैं, फ्रांस के द्वारा किससे माफी मांगी गई, यहाँ पर बेसिकली ये बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर रिहेबिलिट करने की बात की जा रही है दिव्यांगन को, और ये कौन पर्टिकुलर पोस्ट क्रिएट की गई जिसके चलते हेल्प की जाएगी। यूरोपियन यूनियन ने किसके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पर्सन किस पर्टिकुलर कंट्री के हैं। आईआईटी रोपर और कौन सी यूनिवर्सिटी मिलकर काम कर रही है आपस में, ताकि डिटेक्ट किया जा सके कोई आपकी इंफॉर्मेशन सुन तो नहीं रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके बारे में बात करें, जिसने मिड डे मील को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। और मिड डे मील स्कीम कैसी है, ये सेंट्रल सेक्टर या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वर्ल्ड नो टबैको डे की थीम बतानी है। भारत रत्न कौन थे जिनको रिसेंटली अभी इंटरनेशनल एनी अवार्ड भी दिया गया है। ये कौन सा अवार्ड है जिसको नोबेल प्राइज इन एनर्जी फील्ड में बोला जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर कौन पर्सनैलिटी जो रिसेंटली अभी हमारे बीच में रही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पर्सन थे यहाँ पर। ये यहाँ पर बताना है 2000 से लेकर 2016 तक का हमारी कंट्री में क्या बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग को एक्टिविटी देखने को मिलेगी। वर्किंग जो लोग हैं उनका टाइम बढ़ गया है और हार्ट अटैक की संख्या भी बढ़ गई है। अभी रिसेंटली नेम की मीटिंग हुई उसके हेल्थ मिनिस्टर की, तो नेम की फुल फॉर्म बतानी है। VMI की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। MCA की फुल फॉर्म बताइए क्या है ये बेसिकली। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड किस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा रिलीज किया गया नेट जीरो एमिशन, तो कब तक नेट जीरो एमिशन करने की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। क्विट टबैको टू बी विनर, ठीक है, तो ये यहाँ पर थीम है, याद रखिएगा। और एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई आप लोगों के लिए जिसमें इंपॉर्टेंट थीम मैंने कवर की है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा याद रखेगा। बाकी कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मई मंथ का करंट अफेयर कब आएगा, तो मई मंथ जो है वो अब खत्म हुआ है, तो अब आप लोगों के सामने यहाँ पर करंट अफेयर होगा। संडे में इसलिए नहीं लेकर आया, फिर कई सारे बच्चे बोल देते हैं
कि सर बचा हुआ था 1-2 दिन पहले ही लेकर आ गए, उसको कंप्लीट हो जाने देते। तो मैंने सोचा पहले यार मंथ कंप्लीट ही हो जाने देता हूं तभी लेकर आता हूं, वरना फिर अलग अलग कई सारी राय मिलती हैं। तो इससे अच्छा क्यों ना पहले से ही गलतियों को सुधार लिया जाए। तो मैंने सोचा कि पहले मंथ कंप्लीट हो जाए फिर लेकर आता हूं, ठीक है। तो इसको आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट रहिए, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगर बात करें एनी अवार्ड के बारे में 2020, तो नोबेल प्राइज इन द एनर्जी फील्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टीएम कलेनन, ठीक है। तो ये टीएन कलेनन गुंडर जो है यहाँ पर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पर्सनैलिटी थे, तमिलनाडु से, रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है, जो कि संविधान बनाया गया उस टाइम पर की बात की जा रही है। वर्किंग आवर लोगों के 42% बढ़ गए हैं और 19% हार्ट अटैक के भी केस बढ़ गए हैं, तो ये बुरी खबर बोल सकते हैं। नैम को बोलते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के बारे में याद रखिएगा, हमारी कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था लोगों को दवाई प्रोवाइड कराने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर को बोलते हैं MCA 20, ठीक है। MCA 21 वर्जन इसका यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है यहाँ पर ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर और इसी की मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा बोला गया कि नेट जीरो एमिशन 2050 तक आप लोगों को करना है। तो कैसा रहा आप लोगों का महीना लास्ट वाला, ये जरूर बताइएगा। आप नेक्स्ट मंथ में क्या क्या चीजें अपग्रेड करना चाहते हैं वो बताइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।